आज हम लोग बात करने वाले थे एक्स पार्टी डिग्री। एक्स पार्टी डिग्री यानी अगर प्रतिवादी उपस्थित ही नहीं होता तो फिर क्या किया जाए। बात थी आदेश 8, सॉरी आदेश 9, उसमें डिफेंडेंट को हमने बुलाया तो आदेश 5 के उपबंधों के मुताबिक, लेकिन आदेश 9 में नियम 1 में अपेक्षा की गई थी कि सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर दोनों पक्षकार उपस्थित होंगे, लेकिन डिफेंडेंट उपस्थित होता ही नहीं, तो फिर कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की जा सकती। ठीक है, आप जो ऐसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये सामान्य जीवन का नियम है और यही कानून में भी है। जो कुछ आप करेंगे उसके उत्तरदायी आप स्वयं होंगे, एक सीमा तक आपको बुलाने का काम किया जाएगा, वेदर दैट इज क्रिमिनल केस और सिविल केस। क्रिमिनल केस में भी चूंकि आप भागेंगे तो वहां थोड़ी हम सख्ती बरतेंगे, सम्मन होगा, वारंट होगा, उद्घोषणा जारी होगी, कुर्की होगी, और फिर भी आप नहीं आएंगे तो पूर्व की सीआरपीसी ये कहती थी कि मामला 299 के अंतर्गत, ठीक है, 299 सीआरपीसी, उसके अंतर्गत प्रोसीड किया जाएगा, वेदर दैट इज मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट, कुछ भी हो। मान लीजिए मामला ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय, और आपके विरुद्ध अन्वेषण चला और अन्वेषण में आप दोषी पाए गए। हालांकि अन्वेषण में आप दोषी पाए गए ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दोषी या निर्दोष इसे ठहराने का काम तो सिर्फ न्यायालय कर सकता है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि अन्वेषण में आपके विरुद्ध इतना साक्ष्य मिला कि आपके विरुद्ध विचारणा चलना चाहिए, लेकिन अन्वेषण अधिकारी ये ईश्वर के समान सर्वव्यापी ये तो है नहीं। आप भाग गए, आप मिले ही नहीं, और अंततः जो अन्वेषण अधिकारी था उसे आपकी अनुपस्थिति यानी आपकी फरारी, इसी स्थिति में आरोप पत्र न्यायालय में देना पड़ा। तो जब आप मिले ही नहीं तो न्यायालय भी कहां से ढूंढ लेगा। भाई न्यायालय अधिकतम क्या कर सकता है, दे में इशू द सम्मन, ठीक है। और धारा 61 सीआरपीसी के जो प्रोविजंस थे जो बीएनएसएस में बदल गए, उनके मुताबिक आप पर सम्मन की तामील करने की कोशिश होगी, और फिर अगर आप नहीं मिलेंगे तो अग्रिम व्यवस्था दी गई थी कि आफ्टर द इशुएंस ऑफ सम्मन दे कैन इशू द वारंट, एंड द वारंट मे बी टू टाइप्स, ठीक है ना। द वन इज बेलेबल एंड अदर इज नॉन बेलेबल, ठीक है। और आपने वहां देखा था कि जनरली वारंट नॉन बेलेबल समझा जाएगा, बट द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन कि वो अदरवाइज इंस्ट्रक्शन देकर नॉन बेलेबल वारंट को भी बेलेबल बना सकते हैं। उसका अग्रिम प्रक्रिया चलेगी 82 और 83, ये सारी यानी उद्घोषणा और कुर्की, फिर भी आप नहीं मिलेंगे तो कोई क्या कर लेगा। तो अग्रिम व्यवस्था की गई थी कि ठीक है मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय, लेकिन आप तो मिल ही नहीं रहे। जब आप मिले तब 209 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स चलाकर यह देखा जाए कि क्या वाकई मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, क्योंकि सिर्फ अन्वेषण अधिकारी कह देगा कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो ये मान तो नहीं लिया जाएगा। तो 209 की स्थिति तो तब आए जब आप आओ, आप तो मिल ही नहीं रहे, तो फिर
299 की कार्यवाही मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अमल में लाई जाएगी, यद्यपि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय। और 299 क्या कहता है? 299 कहता है कि ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, और ऐसा व्यक्ति तो नहीं कहता, खैर वो कहता है यदि किसी मामले में साक्षी मर गए, मिल नहीं सकते, साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गए, या उनकी उपस्थिति न्यायालय के समक्ष सुनिश्चित करने में उतना समय लगने वाला है जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उचित नहीं मानता, तो ऐसी दशाओं में अभियुक्त के विरुद्ध जो पूर्व में साक्ष्य रखा है, दीक्षा बिचारी बिजी थी, आ नहीं पाई हैं, तो सोचा सूचित कर दें आप लोगों को, घर में बैठकर भी उन्हें समय नहीं मिल पाया, 14-15 मिनट बाद उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ये खुशी की बात है, हम सबके लिए हर्ष की बात है, हमने सोचा बता दें, ठीक रहेगा, क्योंकि समय तो दिक्कत है ना। मान लीजिए हम नहीं आ पाए तो फिर 15 मिनट बाद भी आदमी ज्वाइन कर ले तो हो तो जाता है ना। उपस्थिति तो दर्ज करानी, उपस्थिति दर्ज कराने के बाद कानून तो स्वयं निकल करके सिर में चला जाता है, वो तो उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो ये है। आज हो गया लेट, रोज हो जाता है, रोज मीनिंग कर भाई हर 2-3 दिन पे हो जाता है ये, ठीक है। खैर, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि आदमी रोज मरता है और रोज वो मन से नहीं मान पाता कि हम भी मरेंगे। दुनिया का दूसरा बड़ा आश्चर्य यह है कि रोज आप देखते हैं कि सब कुछ याद करने के बाद भी एड़ियां रगड़ जाती हैं और कुछ नहीं होता, लेकिन आप में से सबको यह लगता रहता है कि शायद ये हमारे साथ नहीं होगा। दुनिया का दूसरा बड़ा आश्चर्य ये, तो क्या किया जा सकता है? जो भी है, जैसा भी है, क्या किया जाएगा। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं तो 299 में वो ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो जिसके विरुद्ध साक्ष्य नहीं लिया जा सका, अगर भविष्य में कभी पकड़ा जाता है और उस समय जो साक्षी हैं वो मर चुके हैं, मिल नहीं सकते, या साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गए, या न्यायालय की राय में क्या किया जाना चाहिए, उस पर्टिकुलर मामले में साक्षियों को बुलाया नहीं जाना चाहिए, तो न्यायालय यानी विचारण न्यायालय पूर्व में अभिलिखित साक्ष्य को उसके विरुद्ध विचार में ले सकता। अब तुम तो कभी आए नहीं, तो पूर्व में अभिलिखित साक्ष्य कहां से आएगा, ठीक है। इसलिए वहां क्या होगा, क्योंकि सब कुछ कानून में लिखा नहीं होता, जो लिखा है वो किन स्थितियों में लागू हो पाएगा ये भी देखना पड़ता है। जैसे कल हम लोगों ने देखा था आदेश 8 नियम 7 में क्या कह रहा था, आदेश 9 नियम 7 में क्या कह रहा था कि जब प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही चल रही है और सुनवाई के लिए नियत किसी भविष्यवर्ती दिनांक पर वो उपस्थित हो जाता है, इसका मतलब एक पक्षीय कार्यवाही चलेगी ना, और एक पक्षीय कार्यवाही की जा सकती है, ये आदेश 9 के किसी नियम में नहीं लिखा है अभिव्यक्त रूप से, लेकिन आदेश 9 नियम 7 में जो कुछ लिखा है उससे यह विवेचित किया जा सकता है कि प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से कार्यवाही चलेगी भी और चलाई भी जा सकती, क्योंकि अगर नहीं चलाई जा सकती तो आदेश 9 नियम 7 में लिखा ही क्यों है कि यदि प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से कार्यवाही चल रही है तो और वो सुनवाई के लिए नियत किसी भविष्यवर्ती दिन पर उपस्थित हो जाता है और पिछली अनुपस्थिति के लिए अच्छा कारण दर्शित करता है, तो उसे सूट की फर्दर प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेने की अनुमति ये मिल जाएगी। ये लिखा ही क्यों है? हम लोगों ने सीआरपीसी में देखा था 389 थी
जिसमें विचारण न्यायालय को जमानत दे देने का अधिकार था तब तक के लिए जब तक कि अपीलेट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए, कुछ विशेष मामलों में जिनमें सजा 3 साल तक है, आदि आदि। वहां क्या लिखा? कारावास, इसके दंडादेश को न्यायालय तब तक के लिए स्थगित कर सकता है जब तक कि अपील न्यायालय उसके समक्ष अपील प्रस्तुत न कर दी जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कारावास का दंडादेश स्थगित हो सकता, किंतु जुर्माने का नहीं। ये अभिव्यक्त नहीं लिखा है वहां कि जुर्माने का स्थगित नहीं होगा, लिखने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने दंडों के प्रकार देखे थे, दंडों के प्रकार 5-6 प्रकार हैं उसके। नई जो बीएनएस है उसमें भी 5-6 प्रकार है। मृत्यु दंडादेश है, मृत्यु का दंडादेश है, आजीवन कारावास का दंडादेश है, कारावास का दंडादेश है। उसके बाद अब सामुदायिक सेवा आ गई, जुर्माना है, संपत्ति का समर्पण है। तो ये तो डिस्टिंक्ट पनिशमेंट है, अलग अलग है। और उसने कहा केवल कारावास का स्थगित हो सकता है, इसका मतलब बाकी नहीं हो सकते। भाई हर कुछ लिखने की जरूरत थोड़ी है। जो कुछ लिखा है वो किन स्थितियों में लागू हो सकता है, यह भी तो देखना पड़ेगा। तो अगर लिखा है कि प्रतिवादी जिसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रचलन में है वो उपस्थित होता है और सुनवाई, ठीक है, जिस भविष्यवर्ती दिन को स्थगित हुई उस दिन उपस्थित होता है और अपनी पिछली अनुपस्थिति के लिए अच्छा कारण दर्शित करता है। तो भले ही किसी नियम में अभिव्यक्त रूप से यह न लिखा हो कि प्रतिवादी की अनुपस्थिति में कार्यवाही एक पक्षीय रूप से चलाई जा सकती है, लेकिन विवक्षित रूप से तो यही माना जाएगा कि यह लिखा है। वही बात कि अगर संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है तो शक्ति भी तो कहीं होगी। अगर शक्ति नहीं है तो प्रक्रिया देने की जरूरत क्या है? आपको बाजार जाने की अनुमति नहीं है तो साइकिल क्यों खरीदनी? अगर बाजार जाने के साधन खरीदे गए, इसका मतलब भले ये नहीं कहा गया कि आप बाजार जा सकते हैं, लेकिन जा तो सकते हैं। तो कमिटल सेशन केस का होना चाहिए था। और सामान्य नियम क्या है कि वही न्यायालय मामले में साक्ष्य लेगा जिसे विचारण की अधिकारिता है। तो अगर मामला ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कहां होनी चाहिए? कोर्ट ऑफ सेशन में। लेकिन यहां तो स्थिति अलग है, तुम तो भाग गए, मिलते ही नहीं हो। तुम तो भाग गए, मिल ही नहीं रहे। तो ऐसी दशा में क्या करें? और जो आरोप पत्र इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने तुम्हारे विरुद्ध सबमिट किया है उसमें तुम्हारे खिलाफ साक्ष्य है। अब उस साक्ष्य की गुणवत्ता कैसी है? ठीक है, क्या वो साक्ष्य इतना विश्वसनीय है कि आपको दंडित कर दिया जाए? ये तो तब पता लगे जब तुम आओ और विचारण में हिस्सा लो, अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करे और तुम प्रति परीक्षा के माध्यम से उसकी विश्वसनीयता परखो। मगर तुम तो आ ही नहीं रहे, तो फिर क्या करें? सिर्फ इसलिए कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, क्या अभियोजन द्वारा संकलित साक्ष्य को उपेक्षित कर दिया जाए और तुम्हें आराम से घूमने की अनुमति दे दी जाए? तो ऐसे तो सभी फिर पूरा प्रोसिक्यूशन फेटल हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि फिर तो कोई अपराधी संभागी जाएंगे, कोई मिलेगा ही नहीं। और मिलेगा ही नहीं, अभियोजन साक्ष्य संकलित करके सबके खिलाफ रख देगा, कोई आएगा ही नहीं। और अपनी ही दुष्टता, ये दुष्टता ही है कि आप नहीं आ रहे, अपनी ही दुष्टता का लाभ लेकर सब दोषमुक्त हो जाएंगे।
दोष मुक्त तो नहीं होंगे, लेकिन हां दोष मुक्त जैसे हो जाएंगे, क्योंकि मुक्त घूमेंगे। तो ये तो सारी कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा दिया गया। और उसी तर्क से, जिस तर्क से सभी दुष्ट लोग ठेंगा दिखाने की कोशिश करते, जैसे दुर्योधन है, जिंदगी में किसी मर्यादा का पालन नहीं किया, पूरे जीवन ताजिंदगी किसी मर्यादा का पालन नहीं किया, लेकिन जब खुद लड़ाई में है तो उन्हें सब मर्यादाएं ध्यान में आ रही हैं। ठीक है, खुद अभी 2 दिन पहले एक 16 साल के लड़के को 7 महारथियों ने घेर कर निहत्था करके मार डाला, कोई मर्यादा ध्यान में नहीं है। ठीक है, और जब खुद प्रतिज्ञा के कारण, प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण, जब भीम प्रतिज्ञा किए बैठे हैं और तुम पूरे शरीर को, ठीक है, कवच बनाकर आ गए हो, और वो भी तुमने गदा युद्ध चुन लिया, तो फिर कोई अपनी प्रतिज्ञा से मजबूर होकर अगर तुम्हारी टांग तोड़ रहा है तो मर्यादा ध्यान आ गई कि साहब गदा युद्ध में मर्यादा का उल्लंघन होता है। ठीक है, इससे नीचे वार नहीं हो सकता, तो सारी मर्यादाएं ध्यान है। बदतमीजों का ये एक शगल होता है कि जिंदगी में खुद कभी किसी मर्यादा का पालन करना ही नहीं, और खुद के द्वारा मर्यादा का पालन न करना स्मार्टनेस के तौर पर प्रदर्शित करना। स्मार्ट है हम, इसलिए नहीं करते, और जब उनसे उसी ढंग से निपटा जाए तो वो बताते हैं तो अन्याय हो रहा है। ठीक है, ममता बनर्जी बंगाल में जो करती रही उसमें उन्हें कभी ये नहीं लगा कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जब एसआईआर लाकर जो अनएलिजिबल वोटर्स हैं उन्हें हटाया गया, अब आप कहते हैं 27 लाख अनएलिजिबल हैं या नहीं है, ये अभी तय नहीं हुआ, अपील चल रही है। तो कानून का सामान्य सिद्धांत है, अपील अगर हो रही है, जैसे आप दोषी होते तो अपील होती है ना, लेकिन अपील होने से आप निर्दोष तो नहीं मान लिए जाते। निर्दोष तो तब माने जाएंगे जब अपील आपके पक्ष में डिसाइड हो जाए। तो जब तक अपील आपके पक्ष में डिसाइड नहीं है, तब तक वो 27 लाख मतदाता कैसे वोट डालेंगे, और आपकी बात कैसे मान ली जाए कि वो सारे के सारे एलिजिबल वोटर थे? तो नहीं है, क्योंकि अगर एलिजिबल हैं तो ट्रायल कोर्ट ने कि वैसे ही उन्हें अनएलिजिबल कर दिया, और वैसे ही कर दिया तो भी सिद्धांत यही है कि जब तक अपीलेट कोर्ट न कहे, और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जब ये वहां गए तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि नहीं, जब तक अपील डिसाइड नहीं होगी दे कैन नॉट वोट नहीं कर सकते। ठीक है, और आप अनएलिजिबल वोटर्स, और 27 लाख तो की तो बात है, आप तो करोड़ों जोड़े बैठी थी। ठीक है, तो एक दुष्ट व्यक्ति की यह विशेषता होती है। तो ऐसा ही है, आपने क्या किया, आप आए ही नहीं, और अब आप अगर तर्क उठाएंगे कि तब साक्ष्य का अभिलेखन ये तो सत्र न्यायालय को करना चाहिए था, क्योंकि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचार नहीं है, तब तो हो चुका। अच्छा, दूसरा नियम साक्ष्य का यह भी है कि अभियुक्त की उपस्थिति में होना चाहिए। दूसरा नियम यह भी है, साक्ष्य का अभिलेखन या तो अभियुक्त या उसके अधिवक्ता इसकी उपस्थिति में होगा। हम लोगों ने पढ़ा था 273 था, सीआरपीसी की बात हम करते हैं, बीएनएसएस की, क्योंकि अभी हमें याद ही नहीं था। तो वहां लिखा था कि अभियुक्त या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में होगा। अब आप खुद कभी किसी मर्यादा का पालन नहीं किया, आए ही नहीं, और अपनी ही दुष्टता का लाभ उठाने की कोशिश करो तो यह नहीं होगा। इसीलिए 299 बनाया गया, और 299 में यह नहीं लिखा है कि साक्ष्य लिया जा सकता है, लेकिन यह लिखा है कि अगर साक्षी मर गए हैं, मिल नहीं सकते, तो वही साक्ष्य इस व्यक्ति के विरुद्ध पढ़ा जाएगा जो साक्ष्य के अभिलेखन के समय फरार हो गया था, जिसने विचारणा का सामना नहीं किया। ठीक है ना, ये लिखा है 299। इसका मतलब ही ये हो गया कि इट इज द एक्सेप्शनल सिचुएशन
और ये एक्सेप्शनल सिचुएशन इजाजत देती है इस बात की कि उन मामलों में भी जिनमें सत्र न्यायालय द्वारा मामला विचारणीय है, यदि तुम शुरुआत से ही नहीं मिलोगे, ठीक है, तो एक उचित समय, युक्ति संगत समय आपकी प्रतीक्षा करने के उपरांत मामले में उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य लिया जाएगा। मामले में उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य लिया जाएगा इस तथ्य के बावजूद कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय और कमिट भी नहीं हुआ है। और सामान्य नियम यह है कि साक्ष्य का अभिलेखन विचारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा, अभियुक्त की उपस्थिति या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में किया जाएगा। इस नियम को सस्पेंड किया जाएगा। इट इज अ एक्सेप्शनल एंड स्पेशल सिचुएशन एंड इट विल बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 299 CRPC। और मजिस्ट्रेट के ही न्यायालय में, ठीक है, अभियोजन के साक्ष्य का अभिलेखन करके 299 CRPC में परमानेंट वारंट जारी करके, क्योंकि 70 में जो आप वारंट जारी करेंगे वो नियत तिथि तक प्रभावी रहेगा, अगली नियत तिथि तक, ठीक है ना, तो अगली नियत तिथि तक प्रभावी होगा। और अगली नियत तिथि तक इसका मतलब आप उसे न्यायालय में रखो और तिथियां उस पर लगाते रहो, तभी तो रह सकता है, नहीं तो रहेगा नहीं। तो परमानेंट वारंट जारी करके 299 के अंतर्गत पत्रावली को निस्तारित किया जा सकता है। अब भविष्य में तुम कभी पकड़े गए, ठीक है ना, कभी भी पकड़ लिए गए तो यह साक्ष्य रिकॉर्ड हो चुका है तुम्हारे पास, तुम्हारे विरुद्ध। अब आप ये आपत्ति नहीं उठाएंगे कि इट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड द ऑफेंस which has been alleged against me by the prosecution that is triable by court of session. That is why that evidence can't be admissible against me in this trial. This type of objection will be overruled. अगर आपने ये उठाया तो इसे ओवररूल किया जाएगा, क्योंकि ये आप अपनी ही बदतमीजी से फायदा नहीं लेंगे, ठीक है, आप अपनी ही बदतमीजी से फायदा नहीं, ये सारे नियम आपके फायदे के लिए बनाए गए थे और आपने ना कर ये साबित किया है कि आप इस लायक नहीं हो, ठीक है। तो हमेशा हर चीज कानून, अब तो और भी आगे की बात आ गई। हाँ, एक बात ठीक है कि आप बदतमीज हैं तो हमें भी बदतमीज नहीं हो जाना चाहिए, इसलिए 299 में लिखा है कि यदि फरार हो गए, मर गए, ठीक है, मिल नहीं सकते अन्यथा समर्थ हो गए, यानी अगर मिल सकते हैं अन्यथा समर्थ भी हैं, मरे भी नहीं हैं, तो आपको साक्ष्यों से प्रतिपरीक्षा आदि का मौका दिया भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आप बदतमीज हो जाएंगे तो हम नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अब तो और भी आगे की बात आ गई, BNSS में तो उन्होंने ये भी कह दिया कि आपके विरुद्ध विचारण किया जाएगा, आप एब्सेंट रहो तो भी हो सकता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था शायद 315-16 कहीं पर वहीं पे आया है, ठीक है, 315 तो नहीं होगा, यानी जांचों विचारणों को लागू होने वाले जो साधारण उपबंध जो पहले 300 से 327 तक थे, वो चैप्टर जहां पर है BNSS में, वहीं कहीं पर बीच में उसको शामिल कर दिया है, ठीक है ना। तो अब तो इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज द ट्रायल में भी प्रोसीड। तो हम ये देख रहे हैं, हमने ये सारी चर्चा इसलिए की कि सब कुछ लिखा नहीं होता, जो लिखा है उसका क्या अर्थ हो सकता है ये भी निकाला जाएगा। तो न तो आदेश 9 में यह लिखा है कि प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी, इस ढंग के शब्द नहीं लिखे, और न इस समस्या का समाधान लिखा है कि अगर संपूर्ण कार्यवाही के दौरान नहीं लिखा है, कहने का मतलब यह है अभिव्यक्त शब्दों में नहीं लिखा है, बाकी तो लिखा ही है, बाकी तो लिखा ही है। न अभिव्यक्त शब्दों में आदेश 9 में यह लिखा है कि प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से डिग्री पारित की जा सकती है, यह भी अभिव्यक्त शब्दों में नहीं लिखा, ठीक है।
लेकिन आदेश 9 नियम 7, क्योंकि आप देखेंगे आदेश 9 नियम 1 में क्या है, दोनों पक्षकार उपस्थित होंगे। आदेश 9 नियम 2 क्या है, प्लेंटिफ अगर गड़बड़ करेगा, उन चीजों की आपूर्ति नहीं करेगा जो उसे करनी चाहिए, ठीक है, तो सूट डिसमिस। 3 में दोनों उपस्थित नहीं हुए, सूट डिसमिस। 4 में 2 3 में सूट डिसमिस हुआ तो परिणाम। 5 में अगर सभी प्रतिवादियों पर संबंध सर्व नहीं हुआ तो यू शुड अप्लाई विद इन 7 days फॉर फ्रेश संबंध, ठीक है ना। और 6 प्रतिवादी अनुपस्थित है किंतु सम्मन आदि की तामील उस पर सम्यक प्रकार से नहीं की गई है, ऐसी सिचुएशंस है। और 7 अलग ढंग की बात कर रहा, और 8 में तो प्रतिवादी ही अनुपस्थित है। 9 में वादी नया सूट नहीं लाएगा। 10 मोर देन, ठीक है, 1 प्लेंटिफ है, कुछ अनुपस्थित है कुछ उपस्थित है, तो क्या करें। 11 में मोर देन 1 डिपेंडेंट है, कुछ उपस्थित है कुछ अनुपस्थित है, क्या करें। 12 जिसे पर्सनली न्यायालय ने आहूत किया था वो अनुपस्थित है, ठीक है, क्या होना चाहिए। तो आप, और 13 की बात हम लोग कर ही रहे, आदेश 9 नियम 13 की, इसकी तो बात ही हो रही। तो आप देख रहे हैं कि 9 7 को छोड़कर यू कैन नॉट फाइंड ए सिंगल रूल, ठीक है, जो कि इस सिचुएशन को समर्पित हो कि प्रतिवादी अनुपस्थित है, क्या करें, ठीक है ना। और 9 7 को अगर एनालाइज करें तो 9 7 को एनालाइज करने पर पता यह लगता है कि वहां यह लिखा है कि यदि प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से कार्यवाही अमल में लाई गई है और प्रतिवादी भविष्यवर्ती किसी दिन पर जो सुनवाई के लिए नियत है उपस्थित हो जाता है और अपनी पिछली अनुपस्थिति के लिए समुचित कारण प्रदर्शित करता है, तो न्यायालय उसे फर्दर प्रोसीडिंग्स में भाग लेने की अनुमति यह दे सकता है। यहां भी अभिव्यक्त रूप से यह नहीं लिखा है कि इफ द डिफेंडेंट विल नॉट अपीयर, ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, ठीक है, जब तक वाद लंबित रहता है किसी भी डेट पर अगर प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता तो क्या किया जाए। अभिव्यक्त रूप से यहां भी ये नहीं लिखा है। अगर उपस्थित हो जाता है तो क्या होगा, ये तो लिखा है, लेकिन अगर संपूर्ण कार्रवाई के दौरान वो अनुपस्थित रहता है तो क्या होगा, ये नहीं लिखा है अभिव्यक्त रूप से। लेकिन विवक्षित रूप से लिखा है। क्या कहता है, सुनवाई के लिए नियत अग्रिम दिनांकों पर उपस्थित हो जाता है तो इसका मतलब प्रतिवादी की अनुपस्थिति से सुनवाई रुकेगी, ये तो नहीं है। नहीं, इसका मतलब यह हो गया कि सुनवाई रुक जाएगी, ऐसा नहीं। सुनवाई के लिए नियत दिनांकों पर आगे उपस्थित हो जाएगा तो मौका मिल जाएगा, ही मे पार्टिसिपेट, बट इफ ही विल नॉट अपीयर एट द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग देन द प्रोसीडिंग विल नॉट स्टॉप, ठीक है, तब भी सुनवाई स्थगित हो जाएगी, हियरिंग स्थगित हो जाएगी, ये बात नहीं है। और जब हियरिंग चलती रहेगी तो वो अपने परिणाम और नियति को तो पहुंचेगी। अगर गंगा गौमुख से चलेगी तो गंगा सागर पहुंचेगी, ठीक है ना। हर गतिविधि का एक चरम है, हर गतिविधि एक निश्चित लक्ष्य को समर्पित होकर चल रही है, और जब वो उस लक्ष्य पर पहुंचेगी तो गतिविधि समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हियरिंग तो चलेगी, और जब हियरिंग चलेगी तो हियरिंग जब चलती रहेगी तो अल्टीमेटली डिग्री होगी, अल्टीमेटली डिग्री हो जाएगी। और जब डिग्री हो गई और प्रतिवादी नहीं है तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे बाई पार्टी डिग्री तो नहीं कहा जा सकता, ठीक है, द्विपक्षीय आज्ञप्ति ये तो नहीं कहा जा सकता, ठीक है। बाई शब्द काहे के लिए, दो का बोध करने के लिए भी अंग्रेजी में उपयोग होने वाला शब्द है। कहते हैं कि ये क्या है, चश्मा, कहते हैं बाईफोकल है,
बाइफोकल है मीनिंग देयर बाई इसके लेंसों में निकट और दूर दोनों दृष्टि दोषों के लिए लेंस मौजूद है, बाइफोकल है, ठीक है ना। तो बाई का शब्द ये अंग्रेजी में दो का अर्थ देने के लिए भी उपयोग होता है। तो ये बाई पार्टी डिग्री है, ये तो नहीं, ये एक्स पार्टी डिग्री है, एक पक्षी है, ठीक है, क्योंकि प्रतिवादी तो आया नहीं। किन कारणों से नहीं आया दैट इज डिफरेंट मैटर, लेकिन नहीं आया ये सच है, ठीक है। अब दो कारण हो सकते हैं। संपूर्ण विचारण की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी पर्याप्त कारण से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका और आदेश 9 नियम 7 में जो उपबंध दिया गया था उसका लाभ नहीं ले सका, यह भी स्थिति हो सकती है। और स्थिति यह भी हो सकती है कि अपनी बदतमीजी में नहीं आया। तो अगर अपनी बदतमीजी में नहीं आया, चलिए ऐसे मान लेते हैं अपनी बदतमीजी में नहीं आया, तो भी जो सामान्य डिग्री दार को उपलब्ध अनुतोष, ठीक है, सामान्य डिग्री दार को जो उपलब्ध अनुतोष है वो हम इसे देने से कैसे इनकार कर सकते हैं। अपनी बदतमीजी में आया मान लिया, लेकिन एक सामान्य डिग्रीदार को, ठीक है, यह अनुतोष उपलब्ध है कहां, धारा 96 सबसेक्शन 2, जब हम लोग पहुंचेंगे तो देखेंगे। पीछे भी जब डिग्री की डेफिनेशन हम लोगों ने की थी कि डिग्री एक ऐसा न्याय निर्णयन है, किसका, डिग्री न्यायालय का ऐसा न्याय निर्णयन है जिसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति होती है और जिससे बाद में के किसी एक या बाद में अंतर्ग्रस्त सभी प्रश्नों का, जहां तक वाद के पक्षकारों का संबंध है, न्यायालय निश्चायक तौर पर अवधारण कर देता है, ठीक है। और जब इससे एक प्रश्न का उदाहरण होता है तो यह प्रारंभिक डिग्री कहलाती है, और जब इससे सभी प्रश्नों का निर्धारण होता है तो यह अंतिम डिग्री कहलाती है, ठीक है। डिग्री अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम हो सकेगी, ठीक है। और फिर कहा था वाद की खारिजी, ठीक है, वाद पत्र का निरस्तीकरण, और 144 के अंतर्गत प्रतिस्थापन संबंधी कोई आदेश डिग्री की परिभाषा में आता है, किंतु व्यतिक्रम के लिए खारिजी का कोई आदेश अथवा ऐसा कोई आदेश जिसकी अपील आदेशों की अपील की भांति होती है, इसके अंतर्गत नहीं आता। ये डेफिनेशन देखी थी, और जब हम लोगों ने इसका आदेश से फर्क किया था तो एक बात आई थी कि आदेश की अपील होगी भी यदि, अव्वल तो सारे आदेशों की होगी नहीं, केवल उसी आदेश की अपील हो सकती है जो धारा 104 में अपील योग्य आदेशों की सूची में शामिल है। और अगर सारे आदेशों की अपील हो भी जाए तो भी सारे आदेशों की सिर्फ एक अपील होगी, लेकिन डिग्री की 2 अपीलें होंगी, और प्रत्येक डिग्री की, ठीक है, प्रत्येक डिग्री, इसका मतलब डिग्री है, लूली है, लंगड़ी है, बाइलेट पार्टी डिग्री है, एक्स पार्टी डिग्री, मतलब नहीं है, डिग्री है, बात खत्म हो गई। 2 अपीलें होंगी, ठीक है। तो 2 होंगी, 3 होंगी, 1 होगी, नहीं होगी, इस सबको छोड़ दें, अपील तो होगी ना प्रत्येक डिग्री की, इतना तो तय है, इतना तो तय है। तो जब एक सामान्य डिग्रीदार को उसके विरुद्ध पारित डिग्री की दशा में अपील का अधिकार मिल रहा है, तो ये एक्स पार्टी डिग्री जिसके खिलाफ है, इसकी बदतमीजी की सजा इसे मिल चुकी है, ठीक है। इसने बदतमीजी की, ड्यूरिंग ट्रायल उपस्थित नहीं हुआ, विदाउट एनी सफिशिएंट ग्राउंड, ठीक है, कोई इसके पास पर्याप्त कारण नहीं था, क्योंकि अगर पर्याप्त कारण होता तो एक्स पार्टी डिग्री को हम अपास्त करके इसे दोबारा से सुनवाई का अवसर दे देते। कहा, आदेश 9 नियम 13 भी हम लोग देखेंगे, वहां ये लिखा है, ठीक है। लेकिन चूंकि इसके पास अच्छा कारण है ही नहीं,
तो भी अपने किए की सजा तो पा चुका, एक्स पार्टी डिग्री एक्स पार्टी ही रही, ये कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन जो एक डिग्रीदार को, एक सामान्य डिग्रीदार को उपलब्ध अनुतोष है, वो इसे क्यों ना मिले, ठीक है, क्योंकि न्याय की एक डेफिनेशन ये भी है, एक नहीं यही है कि जो होना चाहिए वो हो। तो उस परिस्थिति में जो होना चाहिए था वो हो गया, अब इस परिस्थिति में जो होना चाहिए वो हो, और व्यक्ति को उतना ही पनिशमेंट मिलना चाहिए जितनी उसकी गलती है। उसकी गलती यह है कि विदाउट सफिशिएंट काज ही हैजंट पार्टिसिपेटेड, ठीक है, इन द ट्रायल, उसने पार्टिसिपेशन नहीं किया, ये उसकी गलती है, तो उसकी सजा उसे मिल गई, एक्स पार्टी डिग्री हो गई। अब उसे अपील का अधिकार क्यों ना दिया जाए? तो एक्स पार्टी डिग्री जिसके विरुद्ध पारित हुई है, पारित हो सकती है, आदेश 9 नियम 7 से सिद्ध है, ठीक है, क्योंकि सुनवाई चलेगी और सुनवाई अंतिम नियति पर तभी पहुंचेगी जब डिग्री पारित हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स पार्टी डिग्री हो सकती है, यह तय हो गया, और वो एक्स पार्टी डिग्री अपील योग्य है, यह 96 सबसेक्शन 2 से तय हो गया, ठीक है, 96 सबसेक्शन 2 से तय हो गया, इसलिए क्योंकि प्रत्येक डिग्री अपील योग्य है। 96 सबसेक्शन 2 में यह लिखा है कि प्रत्येक डिग्री अपील योग्य है। डिग्री की परिभाषा में, डिग्री की परिभाषा है, वहां यह नहीं लिखा है कि प्रत्येक डिग्री अपील योग्य है। यह कहां लिखा है? ये 96 सबसेक्शन 2 में लिखा है कि प्रत्येक डिग्री अपील योग्य है। बात ना पकड़िएगा, 96 1 और 3 भी देख लीजिएगा, हो सकता है उनमें लिखा हो, लेकिन जहां तक हमें याद पड़ रहा है 96 2 में लिखा है, और महत्वपूर्ण है 96 1 भी, 2 भी, 3 भी। और जब भी आपसे प्री में पूछेंगे तो 96 1, 96 2, 96 3 ऐसे करके पूछेंगे, इसे देख लीजिएगा। तो प्रत्येक डिग्री चूंकि अपील योग्य है, तो एक्स पार्टी भी है, अपील तो हो ही सकती है। साथ ही साथ रिवीजन भी हो सकता है, सिविल रिवीजन ये भी हो सकता है, क्योंकि सिविल रिवीजन किन आदेशों का होगा, जब हम लोग पहुंचेंगे रिवीजन पर, धारा 115 पर तब देखेंगे कि रिवीजन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? फाइनल ऑर्डर होना चाहिए, एक अंतिम आदेश होना चाहिए। आदेश कई प्रकार के होते हैं, अंतर्वर्ती, अंतिम, अंतरिम। तो अंतर्वर्ती कौन से हैं, अंतरिम कौन से हैं, फाइनल ऑर्डर कौन से हैं, ठीक है। तो आदेश अनेक प्रकार के, मध्यवर्ती आदेश ये भी होते हैं, ठीक है। कौन से आदेश, कैसे आदेश, सारी चीजें देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो कुछ भी हो, डिग्री अंतिम आदेश है। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, विच इज नीडेड टू फाइल ए सिविल रिवीजन, ठीक है, वो पूरी करनी है, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी क्या है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अनियमित ढंग से किया हो, या जो अधिकारिता उसमें निहित है उसका प्रयोग न किया हो, या जो अधिकारिता उसमें निहित नहीं है उसका प्रयोग किया हो। ये क्या होती है, कैसे होती है, ये 115 जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन आप ये कह तो सकते ही हैं कि एक्स पार्टी डिग्री पारित नहीं होनी चाहिए तो और की गई, ये कह तो सकते हैं। बाद में आपकी बात सही है गलत है ये आगे तय होगा, लेकिन चूंकि वो फाइनल ऑर्डर है, ठीक है, और आपका आरोप यह है कि वो ठीक ढंग से पारित नहीं किया गया, तो आपके इस आरोप की जांच हेतु रिवीजन फाइल नहीं हो सकता, यह कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि ये तो किसी को भी हक हासिल है कि अगर वो ये कहता है कि बात गलत है और न्यायालय ने गलत ढंग से पारित की है, ठीक है, और वो बात जिसकी वो शिकायत कर रहा है फाइनल ऑर्डर की श्रेणी में आती है, तो सिविल रिवीजन फाइल करने का सबको हक है। तो इस व्यक्ति को क्यों नहीं मिलेगा? इसका मतलब यह हुआ, आपसे ये हम फालतू नहीं बता रहे हैं, प्री में आपसे सवाल होता है कि एक्स पार्टी डिग्री के विरुद्ध क्या क्या अनुतोष इस व्यक्ति को हासिल है जिसके विरुद्ध एक्स पार्टी डिग्री है।
ये पूछते हैं वो, इतने बता रहे हैं। वो अपील भी कर सकता है, वो रिवीजन भी फाइल कर सकता है, और साथ ही साथ वो रिव्यू, ठीक है, पुनर्विलोकन, ठीक है, पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन जो कहां पारित होगा, जब आदेश 47 पर हम लोग पहुंचेंगे तब देखेंगे। आदेश 47 सपठित धारा 113 में पुनर्विलोकन, ठीक है। तो धारा 113 सपठित आदेश 47 जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि इन व्हाट सर्कमस्टांसेस, ठीक है, यू मे फाइल ए सिविल रिव्यू, ठीक है। किस न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत करेंगे ये भी तभी पता लगेगा, लेकिन फिलहाल अभी बता देते हैं, यू मे फाइल द सिविल रिव्यू बिफोर द ट्रायल कोर्ट, ठीक है। जो ट्रायल कोर्ट था, विचारण न्यायालय, वहीं रिव्यू लगता है। तो ये अधिकार भी सभी को हासिल है, सभी को। तो एक्स पार्टी डिग्री जिसके विरुद्ध है वो रिव्यू फाइल क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। रिव्यू भी वो फाइल कर सकता है, क्योंकि उसे उसकी उस बदतमीजी का दंड मिल चुका है जो उसने की विदाउट सफिशिएंट ग्राउंड ड्यूरिंग ट्रायल, अनुपस्थित रहकर, ठीक है ना। उसके लिए उसके खिलाफ एक्सपर्टी डिग्री है। अब उस बात से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो रेमेडीज एक आम व्यक्ति को उपलब्ध है वो इसे उपलब्ध क्यों नहीं होंगी? तो अपील भी हो गई इसकी, रिवीजन भी हो गया, रिव्यू भी हो गया, ठीक है ना। ये भी उसे उपलब्ध है। और चौथा अनुतोष जो सभी को उपलब्ध है, वो क्या उपलब्ध है कि यदि आपके विरुद्ध किसी भी मुकदमे का निर्णय, सिविल बात की बात कर रहा हूं, सिविल किसी भी मुकदमे का निर्णय कपट के द्वारा प्राप्त कर लिया गया। और कपट क्या होता है? नॉर्मली कपट की परिभाषा वही रहती है जो धारा 17 में परिभाषित है, नॉर्मली, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम में जैसे कपट की परिभाषा को एक विशेष रूप दे दिया गया, वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली जो धारा 17 भारतीय संविधान अधिनियम के सब सेक्शंस में लिखा है, उसे कपट मान लेते हैं। तो अगर न्यायालय को उस बात को तथ्य के रूप में सुझाकर, जो सत्य नहीं है, ठीक है, आपने कोई डिग्री प्राप्त कर ली है तो कपट से आपने वो डिग्री प्राप्त की है, ठीक है। और कपट से प्राप्त डिग्री ये कोई डिग्री ही नहीं है, क्योंकि वो वास्तविकता पर आधारित तो डिग्री नहीं है। जो है ही नहीं उसका विश्वास आपने न्यायालय को दिला दिया, ठीक है। आप कहेंगे जो है ही नहीं उसका विश्वास कैसे दिला दिया? तो कपट में तो रोज ही आप दिलाते हैं, जो नहीं होता उसका विश्वास दिलाते हैं। तो इसलिए ये डिग्री स्टैंड नहीं कर सकती, ठीक है। और डिग्री स्टैंड न करे इसके लिए क्या होना चाहिए? अपील, रिवीजन, रिव्यू, ये होना चाहिए। इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है, इसकी तो लिमिटेशन है, निकल चुके हैं, ठीक है। ये चलो है भी, तो भी अगर कानून आपको दो विकल्प दे रहा है तो आपका मन है चाहे जो कुछ चुन लीजिए, ठीक है ना। तो अगर एक्स पार्टी डिग्री है और कपट से प्राप्त की गई है, तो ऐसे हर व्यक्ति को उपलब्ध विकल्प के समान जिसके विरुद्ध डिग्री कपट से प्राप्त की गई है, उसके ही समान आपको भी यह विकल्प उपलब्ध रहेगा कि आप फ्रेश सिविल सूट इसी आधार पर दायर करके, ठीक है, कि इन्होंने कपट से मेरे विरुद्ध डिग्री प्राप्त कर ली, ये अनुतोष प्राप्त कर लो कि इस डिग्री को कैंसिल कर दिया जाए। और ये कहां पारित, कहां, किस जगह, कौन से कानून के मुताबिक ये सूट फाइल करोगे? सेक्शन 31 SRE, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 31 SRE क्या कहता है? कोई लिखत या कोई संविदा,
ठीक है, जो शून्य है या शून्य करनी है उसे यू कैन गेट कैंसल्ड दैट डीड और डॉक्यूमेंट, ठीक है, कहे थे थ्रू फाइलिंग है सिविल सूट, ठीक है। तो आप सेक्शन 30 ऑफ डीड लिखत डिग्री मानी जाएगी, क्योंकि डिग्री अधिकार देती है, अधिकार ले लेती है, ठीक है, इसलिए वो लिखत है। लिखत की डेफिनेशन ही है, लिखत और लिखित ये अलग अलग बातें हैं। लिखत की अंग्रेजी क्या है? डीड। लिखित की अंग्रेजी क्या है? रिटन। लिखत कहती है, लिखत का मतलब क्या है? जिससे कोई अधिकार आ जाए, जिससे कोई अधिकार चला जाए, आदि आदि। तो डिग्री डीड है, ठीक है, और कोई लिखत उसे कैंसिल कराया जा सकता है सेक्शन 31 में। तो यहां भी कपट के कारण से डिग्री को कैंसिल कराया जा सकता है। तो एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ जो अनुतोष प्राप्त हुए इस व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त हुए? अपील कर सकता है, रिवीजन फाइल कर सकता है, रिव्यू करा सकता है, और फ्रेश सूट फाइल करके एक्स पार्टी डिग्री को कैंसिल करा सकता है। यह अनुतोष है। अब एक और अनुतोष वो प्राप्त कर सकता है, और वो अनुतोष कहां से प्राप्त करेगा? अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, आदेश 9 नियम 13 की भाषा नहीं पढ़ रहे हैं। एक और अनुतोष प्राप्त करेगा, और सामान्यतः उसी अनुतोष को लोग प्राप्त करने का निवेदन 100 में 99 मामलों में करते हैं। 99 मामलों में इसी अनुतोष को सीख करते हैं। और वो अनुतोष क्या है? जैसे आदेश 9 नियम 7 ड्यूरिंग द ट्रायल ये हक देता है डिफेंडेंट को, इफ ही इज एबल टू शो ए सफिशिएंट काज बिफोर द ट्रायल कोर्ट, देन द ट्रायल कोर्ट में परमिट हिम टू टेक पार्ट इन द फर्दर प्रोसीडिंग्स ऑफ द सूट, ठीक है। जैसे आदेश 9 नियम 7 डिफेंडेंट को यह अधिकार देता है ड्यूरिंग द ट्रायल, ऐसे ही आदेश 9 नियम 13 डिफेंडेंट को अधिकार देता है कि इफ ही इज एबल टू शो ए सफिशिएंट काज फॉर द सेटिंग असाइड that ex parte degree which has been passed by the court against him, ठीक है, then the court after considering the genuineness of his, ठीक है, cause which has been shown by him, ठीक है, the court may set aside the ex parte degree against the defendant and start the fresh hearing, ठीक है, in the suit। ऐसे मानो पहले दिन डिफेंडेंट हाजिर हो गया था, जहां पर भी वो गैर हाजिर हुआ वहां से फिर आगे मामला चल सकता है, ठीक है। बट इट इज बेस्ड, अब दो बातें हमने कही, इफ ही इज एबल टू शो ए सफिशिएंट काज, तो सफिशिएंट काज क्या है? ठीक है, ये देन द कोर्ट परमिट, हमने ये कहा। तो कौन सा कोर्ट? ट्रायल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट, कौन सा कोर्ट? ठीक है, ये, ठीक है। तो सफिशिएंट काज वही रहेगा जो हर जगह बताया गया आपको। सफिशिएंट काज क्या है? कि आप उन परिस्थितियों से, जिन परिस्थितियों का निवारण करना आपके अपने हाथ में नहीं था, उन परिस्थितियों के आ जाने की वजह से न्यायालय की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सके, ठीक है। उन पर आप बीमार हो गए, क्या करते हैं आप? वकील साहब बीमार हो गए, कोरोना आ गया, न्यायालय में लड़ाई हो गई, ठीक है। दीज आर द सफिशिएंट काज, ठीक है, बिकॉज द रिमूवल ऑफ दीज डिफिकल्टीज इज नॉट इन योर कंट्रोल। आप कर नहीं सकते, इज नॉट इन योर कैपेसिटी, ठीक है, आप कर ही नहीं सकते। इफ यू आर एबल टू शो सच ए कॉज, ठीक है, देन द कोर्ट, अब कोर्ट कौन सा?
तो कोर्ट, ट्रायल कोर्ट नॉर्मली, और अगर किसी स्थिति में आपके अलावा किसी ने उस डिग्री की अपील फाइल कर दी, अब आप कहेंगे कि डिफेंडेंट के अलावा कौन अपील फाइल कर सकता है? आपका सवाल यह भी हो सकता है, क्योंकि अपील जब हम लोग देखेंगे तो अपील का अधिकार सबको नहीं है। अपील का अधिकार सबको नहीं है, उसी का अपील का अधिकार है जिसके विरुद्ध डिग्री है, जिसके विरुद्ध डिग्री है। अब आप कहेंगे कौन सी नई बात हो गई? अरे भाई, उसी के विरुद्ध डिग्री होगी जिसके विरुद्ध मुकदमा फाइल किया गया। आपका तर्क यही तो होगा, ठीक है। लेकिन डिग्री उसके खिलाफ भी हो सकती है जिसके विरुद्ध मुकदमा फाइल नहीं हुआ। ऐसा कब होगा? आप मेरे मकान पर कब्जा करने लगे, हम गरीब आदमी थे, कमजोर आदमी थे, आपसे लड़ नहीं सकते थे, ठीक है। हमने अपना मकान किसी और को बेच दिया। जिसे बेचा वो पक्षकार है आवश्यक, ठीक है, लेकिन जिस समय मुकदमा फाइल हुआ उस समय वो नहीं था, उस समय तो मकान मेरे नाम था। अब कायदा यह कहता है कि उसे आना चाहिए और इसमें पक्षकार बनना चाहिए, कायदा यह कहता है। यह न्यायालय को पता लग जाए तो पक्षकार न्यायालय को बना लेना चाहिए, या आपको लग जाए तो आप बनाएं। लेकिन आप तो अगर इतने ही भले आदमी होते तो हमारे मकान पे काहे कब्जा कर रहे होते? किसी ने कुछ नहीं किया, डिग्री पारित हो गई, लेकिन हम तो बेच के जा चुके हैं, हम तो बेच के जा चुके हैं। अब जो नया मालिक है डिग्री उसके खिलाफ है, ठीक है, डिग्री उसके खिलाफ है प्रभाव में, और कागज पर डिफेंडेंट हम हैं। तो अगर डिफेंडेंट की डेफिनेशन में सिर्फ वही व्यक्ति शामिल रहेगा जो ट्रायल कोर्ट पर पक्षकार के तौर पर वर्णित था मुकदमे में, तो इस आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। इसलिए डिफेंडेंट, प्रतिवादी, इस परिभाषा में वो व्यक्ति भी शामिल माना जाता है, ठीक है, जिसके खिलाफ डिग्री एक्चुअली लागू होने वाली है, ठीक है, एक्चुअली जिसके खिलाफ लागू होने वाली है, भले ही रिकॉर्ड पर वो पक्षकार के तौर पर प्रदर्शित नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति ने, इस आदमी ने ही मानो जो रिकॉर्ड पर नहीं था, इस आधार पर अपील प्रस्तुत की और अपील में कुछ डिसाइड हो गया, ठीक है, अपील में लोअर कोर्ट का यानी ट्रायल कोर्ट का डिसीजन रहने की ही उम्मीद है, क्योंकि एक्सपर्टी डिग्री है ना, डिग्री तो एक्सपर्टी है, आपका पक्ष है नहीं न्यायालय के समक्ष, क्योंकि एक्सपर्टी है, आपने तो कोई पक्ष ही नहीं रखा, जो पक्ष रखा वादी ने रखा। इसलिए अपील में आपको कुछ मिलेगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है, मिल भी सकता है। किस दशा में? वादी ने जो साक्ष्य रखा न्यायालय के समक्ष, वो साक्ष्य तो होना चाहिए। डिग्री कब पारित की जा सकती? जब वादी ने जो साक्ष्य रखा वो साक्ष्य की परिभाषा में हो, और साक्ष्य की परिभाषा में आने वाला साक्ष्य कौन सा होता है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताएगा। जोली LLB 2 आप देखते हैं, जज साहब क्या कहते हैं, मेरे सामने रोज प्रोसीडिंग चलती है और रोज हम इंतजार करते रहते हैं कि कोई पेपर तो आए जिसे हम एविडेंस कह सकें। मेरे सामने बहुत पेपर आते हैं, लेकिन उन्हें हम एविडेंस नहीं कह सकते, क्योंकि वो कानून के मुताबिक एविडेंस नहीं है। वो तो जनता मूर्ख होती है, वो अपना बताती है जो एविडेंस है। तो कहते हैं हम रोज इंतजार करते हैं कि कोई तो पेपर आ जाए जिसे हम एविडेंस कहें, आता ही नहीं। तो क्या करें? छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही है, वादी को एक्सपर्टी, चलो हमने एक्सपर्टी हमारे खिलाफ है, लेकिन वादी को तो साबित करना पड़ेगा अपना मामला। साबित करने का भार तो नहीं बदल जाएगा एविडेंस एक्ट के मुताबिक, और जो साबित करने का भार नहीं बदलेगा तो वादी को तो अपनी बात साबित करनी चाहिए थी। और वादी ने जिस साक्ष्य के आधार पर अपनी बात साबित की है वो साक्ष्य इनफैक्ट साक्षी नहीं है, विचारण न्यायालय ने गलत रूप से उसे साक्ष्य मान लिया। तो अपील में, ठीक है, भले ही वो एक्सपर्टी डिग्री की अपील है, लेकिन
डिग्री स्टैंड नहीं कर सकती, ठीक है ना, क्योंकि वो जो साक्ष्य पर आधारित है वो साक्षी ही नहीं है। इसलिए एक्स पार्टी डिग्री में भी आपको मिल सकता है कुछ, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। कारण यह है कि एक्स पार्टी डिग्री में भी एविडेंस नॉर्मली वकील नहीं दिया होगा, और वो इतना मूर्ख नहीं होता कि आपका अनएडमिसेबल एविडेंस दे दे, ठीक है। हो भी सकता है, होते भी हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसलिए एक्स पार्टी डिग्री में आपको कुछ मिलेगा ऐसा संभव नहीं होता, ठीक है। रिव्यू आपने लगाया, कुछ मिलेगा, संभव नहीं होता, ठीक है। रिवीजन आपने किया, जब सफिशिएंट काज आपके पास है तो आप सेटिस्फाइड करा सकते हैं डिग्री, ठीक है। नहीं है तो रिवीजन में आपको मिलेगा क्या? इसीलिए एक्स पार्टी डिग्री के विरुद्ध, ठीक है, चार अनुतोष उपलब्ध हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से एक ही अनुतोष आप 100 में से 99 मामलों में उपयोग होता देखेंगे। कौन सा? जो 913 में लिखा है कि प्रतिवादी आकर ट्रायल कोर्ट या विचार न्यायालय के समक्ष समुचित कारण यदि प्रदर्शित करता है, ठीक है, कि वो क्यों सुनवाई के समय उपस्थित नहीं था, तो एक्स पार्टी डिग्री अपास्त की जा सकती है। इसी अनुतोष को सब 100 में 99 मामलों में उपयोग में लाते हैं, क्योंकि अन्य अनुतोष आपको कोई रिलीफ देंगे, आपको कोई अनुतोष देंगे, इसकी संभावना 100 में 10% है, 90% यह है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें 90% है कि मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि सफिशिएंट काज हर उस काज को माना जाएगा जिसका निवारण करना आपके बस में नहीं था, ठीक है। तो ऐसा कोई कारण आप प्रदर्शित कर पाए तो आपको, आपके खिलाफ डिग्री सेट असाइड हो जाएगी जो एक्स पार्टी है, और फिर से विचारणा शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम लोग विचार इस पर कर रहे थे किस न्यायालय के समक्ष आप ये आवेदन प्रस्तुत करो कि साहब डिग्री सेट असाइड कर दी जाए, ये किस न्यायालय के समक्ष आप आवेदन प्रस्तुत करो, इस पर विचार कर रहे थे। तो हमारा कहना यह था कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष तो आप ये आवेदन कर ही सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। लेकिन आप अपीलेट कोर्ट के समक्ष भी ये आवेदन प्रस्तुत कर सकते हो यदि आपके अलावा किसी ने अपील प्रस्तुत कर दी और अपील न्यायालय उस निर्णय की पुष्टि कर चुका है एक्स पार्टी डिग्री की, ठीक है। अगर अपील न्यायालय ने वो खंडित कर दी तो एक्स पार्टी डिग्री बची नहीं, ठीक है, तब तो एक्स पार्टी डिग्री बची नहीं, क्योंकि एक्स पार्टी डिग्री उसकी अपील हो गई, वो खंडित हो गई, ठीक है, तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर अपील न्यायालय ने पुष्टि कर दी एक्स पार्टी अपील की, तो आप अपीलेट कोर्ट के समक्ष भी ये आवेदन प्रस्तुत कर सकते हो। और इस समस्या का समाधान हमने अभी किया कि आप कह रहे हैं एक्स पार्टी डिग्री तो मेरे खिलाफ है, तो अपील कर कौन देगा जब अपील का अधिकार सिर्फ उसे है जिसके खिलाफ डिग्री हो। तो हमने आपको बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि अपील आपके खिलाफ है, ये सही है, वो सॉरी डिग्री आपके खिलाफ है, ये सही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से डिग्री किसी और के भी खिलाफ है, ठीक है, और उसने अपील प्रस्तुत कर दी, क्योंकि फिर वो डिफेंडेंट की डेफिनेशन में मारा जाएगा और अपील प्रस्तुत करने का अधिकार उसे भी मिलेगा, ठीक है। और फिर वो अपील अगर उसने प्रस्तुत कर दी तो ये अपास्त करने का आवेदन आप अपीलेट कोर्ट के समक्ष भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यहां तक की बात हुई, अब 1-2 समस्याएं, 3 समस्याएं और बचती हैं। पहली समस्या, एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, कुछ के खिलाफ एक्स पार्टी है, कुछ के खिलाफ एक्स पार्टी है और कुछ के खिलाफ वाई पार्टी है, ठीक है। जिनके खिलाफ एक्स पार्टी है उनमें से भी सब अपास कराने आए नहीं, ठीक है। अब क्या करें, ठीक है। एक स्थिति, डिग्री ऐसी है, डिग्री ही ऐसी है कि या तो सबके खिलाफ अपास होगी या किसी के खिलाफ नहीं होगी, सब आए ही नहीं,
ठीक है, अब क्या करें? डिग्री ऐसी है कि अगर कुछ के खिलाफ अपास कर दें, कुछ के खिलाफ न करें, तो दो डिग्रियां अस्तित्व में दिखाई देंगी। दो कैसे दिखाई देंगी देखेंगे अभी। तो दो डिग्रियां अस्तित्व में दिखाई देंगी। अब क्या करें? ठीक है, ये स्थिति एक। ठीक है, अच्छा, दूसरा, 4 अनुतोष कानून में हमें प्राप्त है। 5 अनुतोष, 4 अनुतोष, जो भी हमें प्राप्त है, तो सब प्राप्त है, सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमको एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सब कर सकते हैं। ठीक, दिक्कत क्या है? अब अगर हमने सारे एक साथ इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, तो भी डिसाइड तो क्रम से ही होंगे। हमने अपील में प्रस्तुत कर दी, रिव्यू करने के लिए एप्लीकेशन ये भी लगा दी, रिवीजन करने के लिए एप्लीकेशन ये भी लगा दी, और सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन ये भी लगा दी। ठीक है, अब इनमें से डिसाइड आगे पीछे होंगे। ठीक है, तो अन्य जो रास्ते हमने अपना लिए उन पर क्या प्रभाव आएगा? ठीक है, हमने सेट असाइड करने की एप्लीकेशन लगाई, वो खारिज हो गई, लेकिन अपील चल रही है अभी, तो अपील पर इसका क्या प्रभाव होगा? ठीक है, हमने रिव्यू की एप्लीकेशन लगाई, वो खारिज हो गई, लेकिन अपील अभी चल रही है। अब क्या स्थिति रहेगी? ठीक है, ये समस्या दो समस्याएं हुई। तीसरी समस्या, कितने दिनों में हम जो है अपील प्रस्तुत करें? ठीक है, ये सेटिस्फाइड करने का एप्लीकेशन लगाएं। ठीक, ये समस्या। चौथी समस्या, एक्स पार्टी डिग्री की अगर अपील हुई तो अपीलेट कोर्ट क्या देखेगा? क्या सिर्फ इतना कि जो विचारण न्यायालय ने डिग्री के तौर पर निर्णय पारित किया है वो सही है या गलत, या यह भी देखेगा कि क्या एक्स पार्टी डिग्री, ठीक है, पारित करने के लिए एक पक्षीय रूप से कार्यवाही चलाए जाने का आदेश जो न्यायालय ने दिया वो उचित था या नहीं? ठीक है ना, क्योंकि अगर प्रतिवादी अनुपस्थित है सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर, तो यही तो नहीं लिखा है कि आप जो है एक्स पार्टी प्रोसीड कर दें, ये तो नहीं लिखा है। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब आपके डिस्क्रिप्शन पर है। अगर आपको लगता है कि रोज आता रहा, हर दिन आता रहा, आज बाई चांस नहीं आया, एक्स पार्टी का प्रोसीड कर दिया, क्या यह भी देखने का हक उसे है? क्या दोनों बातें देखने का हक है? ठीक है, यह भी समस्या बच गई। ठीक है, तो अब और फिर आदेश 9 नियम 13 की भाषा भी बच गई। ठीक है, तो अब समय नहीं बचा, इस पर हम लोग कल विचार करेंगे, देखिए।